तो चलिए अब मैं आपको लिए चलता हूं जयपुर स्टूडियो, जहां पर हमारे संपादक जेपी शर्मा जी मौजूद हैं और उनके साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। जेपी शर्मा जी, शुक्रिया। आज के और अब तक के बड़े घटनाक्रम पर हम इस विशेष चर्चा में अभी बात करें, जिसमें पहली बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने बागियों को नोटिस मामले में अपना फैसला 24 तारीख तक सुरक्षित रख लिया है। स्पीकर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस पर 24 से पहले कोई फैसला ना लें। तो अब ये करीब करीब साफ हो गया है कि फिलहाल नोटिस पर कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि स्पीकर चाहें तो फैसला ले सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना नहीं के बराबर है कि विधायिका और न्यायपालिका के बीच इस मामले में कोई कशमकश जैसा सिलसिला दिखाई दे। इस मामले के पहलुओं को खंगालेंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज हुई है और कैबिनेट की बैठक चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि सरकार संक्षिप्त सत्र आहूत कर फ्लोर टेस्ट करा सकती है। इन दोनों बड़ी खबरों के अपडेट्स के साथ हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। एडवोकेट ए के जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पैनल में। सुरेश चंद्र जैन साहब हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सचिन हमारे संवाददाता हाईकोर्ट परिसर से हमारे साथ हैं और गोवर्धन चौधरी हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता कैबिनेट की मीटिंग कवर कर रहे हैं। सचिन, पहले आपके पास आ रहा हूं। उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कल कि आज ही फैसला आ जाएगा, इसका आज नहीं आकर 24 तक रिजर्व रख लिया जाना कितना अप्रत्याशित था? बिल्कुल, देखिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि फैसला जो है इतना डेफर किया जाएगा, लेकिन जो कल जिस तरह से हाईकोर्ट ने आज के लिए सुनवाई को टाला था, उसके बाद से ये लगने लगा था कि शायद हो सकता है कि हाईकोर्ट आगे भी फैसले को जो है वो सुरक्षित रख सकता है। क्योंकि आज मुकुल रोहतगी ने तो समय से अपनी सुनवाई कर ली थी, लेकिन जब नंबर आया पिटिशनर्स को सुनने का, जो जिन्होंने पक्षकार बनने के लिए याचिका लगाई थी, 3 याचिकाएं लगी और तीनों को जो है सुन लिया गया था। उस सुनवाई में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और फिर देखिए इस तरह का मामला था कि इसमें सीधी संविधान में जो उसकी वैधता है कि नहीं है, शेड्यूल 2(1)(a) को, उसको चुनौती दी गई थी। तो ऐसे में लंबी बहस हुई है, लगातार 3 दिन बहस चली है। तो फैसले में सभी की बहस को शामिल करना है और उसके बाद एक कंक्लूजन निकालना है राजस्थान हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट का क्या निर्णय रहता है। तो ऐसे में फैसला लंबा होगा, सभी की बहस को शामिल किया जाएगा और यही वजह है कि आज फैसले को जो है सुरक्षित रखा गया। और इसके साथ ही सभी अधिवक्ताओं से, चाहे वो किसी पक्ष का अधिवक्ता हो, सभी अधिवक्ताओं से लिखित बहस भी मांगी गई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो फैसला है वो काफी लेंदी होने वाला है। हालांकि जो उसका इम्पैक्ट है वो एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि क्या कुछ फैसला होगा, लेकिन उसके जो पीछे जो क्या कारण रहे कि अदालत ने फैसला दिया, किन दलीलों को माना, किन दलीलों को खारिज किया, किस वजह से फैसला दिया, वो जो पूरा फैसला होगा वो काफी लंबा चौड़ा होगा। और यही वजह है कि लिखित बहस ली गई है सभी पक्षों की तरफ से, जिससे कि कोई पॉइंट ना छूट जाए। तो ऐसे में अप्रत्याशित तो था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उम्मीद ये थी कि आज शाम को 5:30 बजे तक का समय है। और अब तीसरी बार स्पीकर से रिक्वेस्ट की गई है कि वो 24 तारीख तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई ना करे, उसे डेफर कर दे। ये अदालत ने स्पीकर से आज कहा है। स्पीकर मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन जिस तरह से स्पीकर का रुख रहा है कि लगातार 2 बार से वो इस बात को मान रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से इस तरह की रिक्वेस्ट करती है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो ना माने। तो ऐसे में यही उम्मीद की जा रही है कि अभी 24 तक जो है एक तरह से फौरी राहत सचिन पायलट गुट के लिए है कि अब स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और 24 तारीख तक वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि उनकी सदस्यता पे कोई खतरा नहीं है फिलहाल। सचिन, रिक्वेस्ट की गई है ना, इस शब्द को लेकर शुरू में बड़ा कंफ्यूजन रहा कि डायरेक्ट किया गया है, डायरेक्शन दिया गया है या रिक्वेस्ट की गई है। देखिए जो लैंग्वेज लिखवाई गई है उसमें वो रिक्वेस्ट फॉर्म में लिखवाई गई है और उसको हमने अच्छे से, जो अधिवक्ता जब अंदर से आया तो उनसे, चाहे सीपी जोशी गुट के एडवोकेट हो, प्रतीक आसले, उनसे भी बात की और जो सचिन पायलट गुट के एडवोकेट है उनसे भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि रिक्वेस्ट फॉर्म में ही डायरेक्शन दिए गए हैं। देखिए डायरेक्ट जरूर किया गया है, लिखा यह गया है कि स्पीकर डायरेक्ट टू डेफर 24, मतलब डेफर करने के लिए डायरेक्शन जरूर दिए गए, लेकिन वो रिक्वेस्ट फॉर्म में दिए गए हैं। कहा गया उनसे कि आप इसको डेफर कर दीजिए क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। ऐसे में अगर आप भी फैसला सुनाते हैं या कोई कार्रवाई करते हैं तो कोई ना कोई दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आमने सामने हो जाती है और कोर्ट भी नहीं चाहता। और स्पीकर पहले ही कह चुके हैं, उन्होंने आगे बढ़ के कोर्ट को कहा था जब गुरुवार को सुनवाई हुई थी कि अगर आप 1 बजे सुनवाई कर रहे हैं तो मैं समय को शाम 5 बजे तक कर देता हूं। तो पहले जी ठीक है सचिन, आप लगातार सुबह से लगे हुए आज कवरेज में और तमाम जानकारी आपने दी, शुक्रिया आपका सचिन। ए के जैन साहब आपके पास।
जिज्ञासाओं का दौर अभी 2-3 दिन और चलेगा, 3 दिन और चलेगा। अब ये समझने वाली बात है कि जैसे हम कर्नाटक के फैसले की, नागालैंड के फैसले की, दूसरे तमाम जो बड़े फैसले इस तरह के मामलों में आए हैं, उनकी नज़ीर पेश करके इस मामले में क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ही महत्व का चूंकि ये मामला है, इसलिए क्या ये माना जा सकता है कि अदालत इसको बारीकी से अध्ययन के बाद, तमाम विचार विमर्श के बाद तसल्ली से इसका फैसला लिखना चाहती है, चूंकि एक नज़ीर बनेगा। एक जैन साहब, देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि इतनी लंबी बहस चली है और कई नए प्रश्न उठाए गए हैं, तो आज मुकुल रोहतगी ने यह भी प्रश्न उठाया कि अगर एक बार किसी कानून को वैलिड डिक्लेयर कर दिया गया तो ये आवश्यक नहीं कि उसको दोबारा उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती हो। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उठी है, क्योंकि पहली बार किसी नोटिस को चुनौती दी गई है और पहली बार स्पीकर ने स्वयं ये माना कि चलिए जब तक कोर्ट आदेश नहीं करेगी तब तक मैं कार्रवाई नहीं करूंगा। अब आज ये डिफरेंट बात सामने आ रही है जी। एक और तो ये कहा जा रहा है कि डायरेक्ट किया गया है, डायरेक्ट तो आदेश के फॉर्म में होता है, अगर डायरेक्ट किया गया तो फिर वो तो आदेश हो गया। तो रिक्वेस्ट और डायरेक्ट दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। हाँ। या तो रिक्वेस्ट की गई जा सकती है या डायरेक्शन दिया जा सकता है। जहां तक अब तक सिद्धांतों की बात है कि नॉर्मली स्पीकर को इस तरह के डायरेक्शंस नहीं दिए जा सकते। सबसे पहले विवाद इसमें 1964 में हुआ था, जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 2 न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था, विधानसभा ने उसको स्टे कर दिया था। तो फिर फुल कोर्ट ने सुप्रीम को, वहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट की फुल कोर्ट में स्वयं न्यायाधीश को याचिका लगानी पड़ी थी जिस पर उसे स्टे किया गया था। उसके बाद भी स्पीकर ने नहीं माना था, फिर वारंट जारी कर दिया था स्पीकर ने और विधानसभा ने। एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन उस दौरान पैदा हो गई थी जिसे बीच में मिलकर सेटल किया गया था। तो ऐसी स्थिति नहीं आए, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि निर्देश दिया हो गया होगा। बिल्कुल ठीक है। और जैन साहब, इसको इस मामले में उन लोगों को भी पक्षकार के तौर पर सुना गया जो ये कह रहे थे कि ये जनहित से जुड़ा मामला है और इससे आम आदमी का हित भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। वायरस चैलेंज करके वो इसमें चूंकि वायरस चैलेंज है इसलिए पक्षकार बने हैं। लेकिन एक इसका कोना शायद अनएड्रेस्ड रह गया है क्या? अगर ये जनहित से जुड़ा मामला मान लिया गया है और उन लोगों को पक्षकार बना लिया गया है तो फिर इस मामले में केंद्र सरकार को जाहिर तौर पर पार्टी बनना ही बनना चाहिए। निश्चित रूप से अभिषेक मनु सिंघवी ने यह प्रश्न उठाया था कि अभी आप केंद्र सरकार के किसी कानून को चुनौती दे रहे हैं तो केंद्र सरकार आवश्यक पक्षकार है। हाँ। और आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया तो यही एक ग्राउंड सफिशिएंट था इस याचिका को खारिज करने के लिए। हाँ। मान लीजिए ये याचिका इतनी विवादित नहीं होती और इतने बड़े बड़े वकीलों ने इसको फाइल नहीं किया गया होता, कोई हमारे जैसा वकील इनको फाइल करता तो मेरे ख्याल से पहले दिन ही हमारी याचिका वापस लौटा दी जाती कि आप जाइए इसको सही करके लाइए, आपने कैसे यूनियन को पक्षकार नहीं बनाया, हम इसको डिसमिस करते हैं। परंतु निश्चित रूप से जैसे पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है ऐसे अदालत में भी एक बड़ा ड्रामा चल रहा है। कहा क्या जा रहा है, याचिका में लिखा क्या गया है, बहस क्या हो रही है, याचिका में रिलीफ क्या मांगा गया है, बहस के दौरान क्या रिलीफ मांगा जा रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप अजीब अजीब किस्म के चल रहे हैं। परंतु कुल मिला के आपने एक बात पूछी थी कि इनको पक्षकार अगर बनाया गया तो ये जनहित का मामला हो गया। देखिए इसके 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु ये है कि इसमें एक कानून की वैधता को चुनौती दी गई जी। ये निश्चित लॉ है कि कानून की वैधता को जब चुनौती दी जाती है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पीड़ित पक्षकार ही कानून की वैधता को चुनौती दे, कोई भी व्यक्ति कानून की वैधता को चुनौती दे सकता है। मान लीजिए 218 को चुनौती देनी होती तो कोई जरूरी नहीं थी कि विधायक ही देते, कोई आम आदमी भी उसको चुनौती दे सकता था। और जब ऐसी स्थिति आती है तो निश्चित रूप से कोर्ट के सामने ये भी प्रश्न आया होगा कि यदि कोई आम आदमी अपनी बात कहना, हालांकि इसमें यह है कि इसका एंड क्या होगा, कितने लोग पक्षकार बन जाएंगे, परंतु एक बीच का सा रास्ता निकालकर जो लोग वहां पहुंचे उनको थोड़ी बहुत सुनवाई का अवसर कोर्ट ने दे दिया। अब ये पता नहीं उन्हें पक्षकार बनाया है या इंटरवीनर के रूप में उन्हें ज्वाइन कराया है, क्योंकि पक्षकार बनाया है तो फिर पूरे केस लड़ेंगे। इंटरिम ऑर्डर नहीं केस, अगर पक्षकार बनाया गया तो इसका मतलब है कोर्ट जो भी डिसाइड करने जा रही है इस मामले को अंतिम रूप से तय करने नहीं जा रही है बल्कि इंटरिम ऑर्डर ही 24 तारीख को देने जा रही है। हाँ, तो ये कुछ एक अजीब से प्रश्न पैदा हुए हैं कि यदि वो पक्षकार हैं तो रेट डिसाइड नहीं हो सकती आज की डेट में जब तक उनका जवाब नहीं आए, जब तक उनकी बात नहीं आए।
और यदि वो इंटरवीनर हैं और यानी उनको पक्षकार बनाने के बाद भी कोर्ट आदेश कर रही है तो ऐसा लगता है कि कोर्ट अंतरिम आदेश पारित करना चाह रही है, कोई मतलब स्टे को स्वीकार करना चाह रही है या स्टे को खारिज करना चाह रही है। और तीसरी बात यह, अगर उनको सिर्फ एक सुनवाई का अवसर दिया, बिना पक्षकार बनाए भी इंटरवीनर के रूप में सुनवाई का मौका दिया जा सकता है, यदि ऐसा कुछ किया गया है तब कोई विशेष स्थिति पैदा नहीं होती है। परंतु ऐसा लगता है कि आज जैसे कोर्ट में ड्रामा हुआ, नारेबाजी भी हुई, तब किसी को अंदर जाने दिया, ये कुछ है तो इसमें पॉलिटिकल ड्रामे के साथ साथ अभी राजस्थान की जनता को एक कोर्ट ड्रामा भी देखने को मिल रहा है थैंक्स टू पॉलिटिशियन कि ये सब कुछ एक नई चीज हो रही है। परंतु अब तक का जितना भी नियम है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आज तक कभी नहीं हुआ कि स्पीकर के नोटिस को रोक दिया गया। अगर ऐसा किया जाता है तो ये एक नया कानून बनेगा, नया प्रेसिडेंट सेट डाउन होगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी निश्चित जाएगा, क्योंकि अभी तक स्पीकर ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। उस सिर्फ पिटीशन में उस नोटिस को ही गलत बताया है, इवन कंप्लेंट को भी पूरी तरह से गलत नहीं बताया है, क्योंकि 19 अलग अलग शिकायतें हुई हैं, उनमें से सिर्फ एक शिकायत की प्रति इस पिटीशन के साथ लगाई गई है, जबकि 19 ही लोगों का अलग अलग मामला। ये बात भी आज उठाई गई थी कि 19 अलग अलग लोग हैं, इनको अलग अलग नोटिस दिए गए हैं, अलग अलग इनकी शिकायत आई है, तो उन शिकायतें ही कोर्ट के सामने नहीं है। अब ये मैं कह रहा हूँ, अगर सामान्य केस होता तो इन सब बातों से याचिकाकर्ताओं को जवाब देने वालों, क्योंकि पहले राउंड में महेश जोशी को पक्षकार ही नहीं बनाया था। हाँ, फिर वो खुद बने जाके आप यूनियन ऑफ इंडिया को नहीं बनाया है। हाँ, तो अगर कई सारी अजीब सी बातें इस केस में हो रही हैं। अगर स्पीकर को जाना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, अगर ऐसा होता है तो उसमें ये एक मजबूत ग्राउंड होगा कि केंद्र सरकार को क्यों नहीं इसमें पार्टी बनाया गया जब हमने कानून को चैलेंज किया है तो। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक है। और नोटिस की जो बात है सुरेश जैन साहब, कहा यह जा रहा है कि पायलट कैंप को इससे राहत मिली है, जो पिटिशनर हैं उनको इससे राहत मिली है इस फैसले के लंबित हो जाने से। थोड़ा ये समझाइए कि स्पीकर चूंकि टकराव नहीं चाहते, इसलिए पहले मंगलवार शाम तक और अब 24 तारीख को फैसला आ जाने तक उन नोटिसेज के ऊपर फैसला उन्होंने लंबित रखा हुआ है, लेकिन उनमें जो जवाब देने का जो समय था वो तो निकल ही चुका है। उसके ऊपर वो चाहे तो आज फैसला दे सकते हैं। ये अलग बात है कि एक दूसरे का लिहाज करते हुए जुडिशरी और विधायिका आपस में टकरा नहीं रही हैं, तो ये कितना फर्क पड़ता है इस बात से? एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि विरोधाभासी बातें हैं टीवी चैनलों पर और अखबार में हमारे सामने आ रही है, क्योंकि हम अंदर कोर्ट की हियरिंग में मौजूद नहीं थे कोई भी जी। अखबारों में ये भी आया है कि स्पीकर के वकील थे, उन्होंने ये कहा जो समय बढ़ाया था 5:30 बजे तक का मंगलवार को, कि इनके पास शाम को 5:30 बजे तक का जवाब देने का समय है। इट मीन्स समय जो बढ़ाया गया जजमेंट के लिए ही नहीं बढ़ाया गया, वो जवाब देने के लिए भी बढ़ाया गया। हाँ। अब अगर उसी बात को प्रकारांतर से आज 24 तारीख वाली बात पे लागू करें तो जवाब देने का समय भी 24 तारीख तक के लिए बढ़ जाना चाहिए। और दोनों स्थितियों में क्या फर्क आता है उसका सर? दोनों में एक फर्क ये आता है कि यदि जवाब देने का समय नहीं बढ़ाया जाता है तो अब यदि 24 तारीख या उससे पहले कोई भी सदस्य जवाब पेश करता है तो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उसको जजमेंट देते समय या उस पर विचार करते समय उसको स्वीकार करें विचारार्थ अथवा ना करें, या ये कहते हैं कि साहब आपके जवाब देने का समय निकल चुका, अब मैं जो पक्षकार है उसकी बात सुनूंगा और उसके आधार पे जो भी निर्णय मुझे करना है वो मैं करूंगा। और यदि वो जवाब देने का समय बढ़ाने की बात आती है तो 24 तारीख को जब भी हाई कोर्ट का फैसला आएगा, 1 मिनट के लिए मान ले कि वो फैसला स्पीकर साहब के पक्ष में आता है, तो 24 तारीख का कोई समय अभी तक नहीं तय हुआ है, लेकिन फिर भी ये मान ले कि 24 तारीख को जो ऑफिशियल टाइम होता है 5-6 बजे तक का, तब तक वो जवाब पेश करने की स्थिति में हो सकते हैं कि वो जवाब पेश कर दें। और जवाब प्राइमा फेसी ये भी हो सकता है कि छोटी सी लाइन में ये कह दें कि साहब हम कांग्रेस के मेंबर हैं, हमने दल नहीं छोड़ा है, न स्वेच्छा से छोड़ा है, न कांग्रेस ने हमको निकाला है, और इस याचिकाओं की जो डिटेल्ड जवाब हमें देनी है उसके लिए हमें और समय दिया जाए। वो समय मिलता है अथवा नहीं मिलता वो बात की बात है, लेकिन दोनों का फर्क यही है। लेकिन साधारण रूप से अगर इस बात को अपन समझें तो स्पीकर के पास दोनों रास्ते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पेपर पर अभी तक ऐसा ऑर्डर जारी नहीं किया है संबंधित सदस्यों को कि आपको जवाब देने का समय बढ़ाया जाता है। कोर्ट में क्या वर्ड्स काम में लिए हैं वकीलों ने, उसी पर सारा डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि आपके जवाब देने का समय भी बढ़ गया है तो फिर वो समय बढ़ गया है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस समय बढ़ा नहीं है, खाली डिसीजन का समय ही
बड़ा है। ठीक है जैन साहब, बागी कैंप की तरफ से जो दलीलें दी गई वो हमारे दर्शकों को भी मैं उनमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो सुनाता हूं और आपसे मैं इस पर सवाल भी करूंगा। पहला कहा गया है नोटिस इशूड ऑन सेम डे ऑफ कंप्लेंट, लेस टाइम ग्रांटेड फॉर रिप्लाई देन एज स्टेटेड इन रूल्स, नो मटेरियल टू शो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिफोर नोटिस, नोटिस जस्ट पैराफ्रेजेस वर्ड्स ऑफ कंप्लेंट, नो रीजंस रिकॉर्डेड फॉर इशूइंग नोटिस, और नोटिस सेज इफ रिप्लाई इज नॉट इन राइटिंग इट विल बी डिसाइडेड एक्स पार्टी। अब एक तो ये समझना इसमें ज़रूरी है, जिसको लेकर खबरें कल भी जब ये इसकी सुनवाई हुई थी तब भी ये बात उठी थी कि इसमें इसका क्या मतलब है कि माइंड अप्लाई नहीं किया गया है, नो मटेरियल टू शो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बिफोर नोटिस। आप दोनों विद्वान इस बात को समझ सकते हैं, आप कानून के नज़रिए से और आप प्रोसीडिंग्स के नज़रिए से। सुरेश जैन साहब, एक जैन साहब क्या मतलब है इसका? देखिए, विधानसभा के नियम या विधानसभा के नियम नहीं भी हो, कहीं भी हो, कोई भी कोई शिकायत होती है और उस शिकायत पर अगर कार्रवाई की जाती है तो जो व्यक्ति कार्रवाई करता है उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि उस कानून के दायरे में वो शिकायत की परिभाषा में आती है या नहीं आती। जैसे कि हम कहीं प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी के विरुद्ध दर्ज कराने जाते हैं, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो पुलिस को ये देखना पड़ता है कि जो बातें उसमें लिखी हुई है वो कोई अपराध बताती भी है या नहीं बताती। मान लीजिए कोई भी बात आपने लिख दी जो अपराध बताती नहीं हो, मेरे ख्याल से वहां भी एक नियम है कि जो ये याचिका दी जाए वो याचिका ये बताना चाहिए, उस याचिका से ये संतुष्ट होना चाहिए कि वो डिस्क्वालिफिकेशन को जो ग्राउंड्स उसमें बताए गए हैं जो या जो कारण उसमें लिखा गया है वो डिस्क्वालिफिकेशन को इनवाइट करता है। जैसे हम एक्सट्रीम केस की बात करें कि साहब कोई व्यक्ति ये कह दे स्पीकर के डिस्क्वालिफिकेशन की ये कहकर याचिका के लगा गए कि साहब ये तो अपने भाई से झगड़ा करता है, गाली देता है, इसलिए इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, तो क्या ऐसी याचिका पर स्पीकर नोटिस जारी करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड बार बार कहा जाता है वो ये होता है कि उनको ये देखना चाहिए कि भाई ये जो बातें लिखी हैं इससे डिस्क्वालिफिकेशन कहीं आसपास नजर आती है या नहीं आती है। बाकी तो उसकी साक्ष्य के बाद या दोनों को जवाब लेने के बाद बताया जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है या नहीं होता। परंतु इसमें अब इसमें चूंकि महेश जोशी का ये कहना था कि इन लोगों के कृत्य ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि ये पार्टी छोड़ चुके हैं। हेमाराम चौधरी के मामले में उनका स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ था, दीपेंद्र सिंह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया हुआ था, और बाकी के लिए लिखा था कि ये सब एक साथ हैं, इसका मतलब ये इस षड्यंत्र में शामिल है। तो प्रथम दृष्टया देखने की बात है कि क्या इन बातों से ये लगता है कि वो अपनी सदस्यता को स्वेच्छा से छोड़ चुके थे, वो एक किसी होटल में ठहरे हुए हैं, पार्टी की मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, ये बातें। पर प्रथम दृष्टया कम से कम ये नहीं कहा जा सकता कि ये बातें नोटिस देने के लिए अपर्याप्त। बिल्कुल ठीक, नोटिस देने का तो ग्राउंड इसमें कम से कम बनता ही था। वो जवाब में आकर बता सकते थे कि हम अपनी इच्छा से ठहरे हुए थे, हम मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे थे, हम सरकार अपनी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे, ये जो स्टेटमेंट आया ये गलत तरीके से आया है, हमने कहीं भी ये नहीं कहा। जो बातें हाईकोर्ट में कह रहे हैं वो बातें वो स्पीकर के सामने, पर उन्होंने स्पीकर पे मेलाफाइट का आरोप लगा दिया कि आपने रात को हमारा नोटिस सर्व कर दिया, आपने 7 दिन का टाइम नहीं दिया, और आप जो भी कर रहे हैं उसमें एक लाइन लिखी है, सिर्फ एक पैरा वी है उसमें उनकी याचिका में कि मुख्यमंत्री, इंग्लिश में लिखा है कि मुख्यमंत्री के प्रभाव में स्पीकर काम कर रहे हैं, हमें इनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि जबकि मेलाफाइट का आरोप साबित करना बहुत जरूरी है। आप किसी के लिए कहते हैं कि ये आदमी मेरे से दुष्भावना रखता है, पर आप बताइए कि दुर्भावना क्यों रखता है। अगर सिर्फ 7 दिन की बजाय 3 दिन का नोटिस दे दिया, या एक बीएसपी वालों के मैटर को तो नहीं सुना और इनको सुन लिया, तो फिर तो कोर्ट में रोज ही हर केस में दुर्भावना होती है। कोर्ट चाहे यानी सारे केस छोड़ के इस केस की सुनवाई की गई तो इसका मतलब क्या दुर्भावना हो गई जज? ये न्यायाधीश की अपनी विवेक होता है कि जिस केस को इम्पोर्टेंट समझे उसको पहले सुन ले। और इस मामले में तो कहा भी गया ना, ये अदालत के लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है जब अदालत ने भी इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए इसके लिए समय से आगे जाकर भी सुनवाई की है, लगातार इसकी सुनवाई की जा रही है, और दूसरे केसेस शायद रोके गए ना, बाकी वकीलों को अंदर जाने से रोका गया है, सुनवाई नहीं हुई। तो ये विवेक पर निर्भर करता है स्पीकर के, और अदालत का मामला है तो अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द वापस लौटते हैं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ।
मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। 24 तारीख को रेस्पोंडेंट हमको रेस्पोंडेंट बना दिया है और 24 तारीख को फैसला सुनाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सुरेश जैन साहब, जिस बात को लेकर जिस तथ्य की बार बार पुनरावृत्ति होती है पिछले 5-7 दिन से जो बहस चल रही है उसमें कि स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के बाद ही बागी कैंप को कोर्ट का रुख करना चाहिए था अगर वो असंतुष्ट होते स्पीकर के फैसले से। तो क्या डर रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस का जवाब देने के बजाय कोर्ट का रुख करना ज्यादा बेहतर समझा? सिर्फ काल्पनिक आशंकाएं ही हैं, और काल्पनिक आशंकाएं उन्होंने इस बिना पर बनाई है जो मैं समझ रहा हूं शायद जी, कि स्पीकर ने जैसे ही याचिका आई उसी समय उस पर निर्णय किया कि इन पे नोटिस जारी किए जाएं, और आधी रात को या लेट नाइट में उनको नोटिस सर्व किए गए, उनके घरों पे ऑफिसर के द्वारा चस्पा किए गए। इनसे शायद उनके मन में ये भ्रम पैदा हुआ कि हमारे ये फैसला तो हमारे खिलाफ ही आना है, चाहे हम कोई सा भी जवाब दें, और यही एक कारण बना जो मुझे लग रहा है कि उनको लगा कि इसके खिलाफ हमें कोर्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये आज से पहले का स्थापित सत्य है कि कभी भी नोटिस को चैलेंज नहीं किया गया है, और ये पहली बार है कि नोटिस को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को वैध ठहराते हुए ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि डिसीजन के बाद उसकी न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है, उसमें भी स्पीकर के पावर को दल बदल कानून की वैधता को स्वीकार किया गया है। यदि हम उस सबको स्वीकार करते हैं जी, तो फिर उस पर नोटिस के ऊपर कोई आपत्ति की बात नहीं बनती, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक साधारण बुद्धि से भी अगर बात करें कि किसी भी न्यायाधिकरण के सामने या किसी न्यायालय के सामने किसी भी XY व्यक्ति की कोई शिकायत आती है तो वो व्यक्ति प्रेमा फेसी दो ही बातें देखेगा कि जिस कानून के तहत ये शिकायत मुझे दर्ज की गई है ये उसी कानून में है या नहीं, दूसरा उस कानून से जुड़े मुद्दे सुनने की पावर मुझे है अथवा नहीं। तो दल बदल कानून के खिलाफ हर याचिका सुनने की पावर स्पीकर को है जी। और जैसा प्राइमा फेसी अभी एकेजन साहब ने बताया कि जो 3-4 तथ्य उसमें बताए गए हैं उनसे छोटा मोटा तो ये बनता ही बनता है कि इन सदस्यों की भावना शायद ऐसी रही है और उस आधार पर उन्होंने उनसे जवाब मांगा। यदि वो जवाब पेश कर देते तब भी हो सकता है कि बहुत जल्दी स्पीकर निर्णय ना करते और वो उस पर डिटेल्ड में उसमें जो चर्चाएं होती, बहस होती, उसके बाद जो भी निर्णय निकल के आता वो निर्णय आता। तीसरी बात, एक और जनरल बात कहना चाहूंगा मैं जी जी कि जब भी यदि ये विद्रोह है, मैं उसको विद्रोह है या नहीं इसको प्रमाणित करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन यदि विद्रोह है तो कानून के तहत उन्हें या तो पद से त्याग पत्र देना ही होगा आज नहीं कल, या अगर फ्लोर टेस्ट होता है या विधानसभा आती है और विधानसभा में कोई ऐसा अवसर आता है जब वोटिंग की स्थिति आती है और ये सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो उन्हें त्यागपत्र न देकर देना पड़ेगा या तो या सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में वो करते ये पहले भी कर सकते हैं। इधर सरकार के सामने भी स्पष्ट मुद्दा है कि आपको लगता है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है और वो याचिका के माध्यम से ही क्यों प्रमाणित कराना चाह रहे हैं, वो विधानसभा का सत्र बुलाएं, उसमें किसी भी इश्यू पे वोटिंग करा लें। वोटिंग आपके पास आऊंगा, गोवर्धन आपके पास आऊंगा, जैन साहब आपने और अगर वो वोटिंग होती है उस वोटिंग में ये कांग्रेस के पक्ष में वोट करते हैं इसका मतलब वो कांग्रेस में हैं, और अगर कांग्रेस के खिलाफ वोट करते हैं तो दल बदल याचिका में फिर वो निर्णय करे और फिर शायद किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका वो लगाने की स्थिति में भी नहीं होंगे। नहीं, मुझे लगता है दल बदल याचिका तक भी बात नहीं जाए अगर ऐसी होती है तो। हालांकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इस पर मैं आता हूँ आपके पास। गोवर्धन आप जुड़ रहे हैं क्या हमारे साथ? गोवर्धन को आवाज आ रही है मेरी? कैबिनेट की बैठक जो चल रही है गोवर्धन चौधरी, उसका कोई निर्धारित एजेंडा तो होगा नहीं, पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई खबर पहले से है नहीं कि कोई इशू पेंडिंग है जिनको करना है। तो जो सीएम अभी अपने सिपह सालारों के साथ और उन सिपह सालारों के साथ जिनकी लॉयल्टी को लेकर के अब कोई शक नहीं रहा होगा, उनके साथ जो मीटिंग कर रहे हैं उसको लेकर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की विधानसभा के एक शॉर्ट सेशन के बारे में बात हो रही है। ये नहीं, देखिए इससे पहले अनाधिकृत तौर पर कुछ एजेंडे हमारे सामने आए हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना को लेकर के इस कैबिनेट की बैठक में समीक्षा की जाएगी। एक प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं, वित्तीय हालात हैं, उनको लेकर के भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये
दो प्रमुख एजेंडे हैं। इसके साथ साथ जो कुछ विकास की योजनाएं हैं उनको लेकर कोरोना काल में सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स है उनका रिव्यू किया जाएगा। ये 3 एजेंडे आए हैं प्रमुख तौर से जिनके ऊपर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होनी है। बाकी के सारे जो एजेंडे हैं वो लिखित वाले एजेंडे नहीं है, बाद में अगर एन वक्त पर कोई एजेंडा आ जाता है तो उसमें चर्चा हो जाएगी। हालांकि इस बात की संभावना है कि छोटा विधानसभा सत्र आगे बुलाए जाने को लेकर के भी चर्चा संभावित है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो प्रमुख एजेंडे हैं उनमें ये प्रशासनिक एजेंडे भी हैं, क्योंकि वित्तीय हालात को लेकर सीएम लंबे समय से केंद्र से पैकेज की मांग तो कम से कम पूरे कोरोना काल में करते आ रहे थे, वो पैकेज अभी तक नहीं मिला है, तो शायद इसको घोषित एजेंडे तो यही हैं, तो इन पर चर्चा होगी। इससे पहले विधायक दल की जो बैठक थी उसमें मुख्यमंत्री के सचिन पायलट खेमे को लेकर के माध्यम से और जो मंत्रियों ने कामकाज निपटाया है, जिसकी तस्वीरें फेयरमाउंट होटल से आ रही हैं कि मंत्री अब फाइलें निपटा रहे हैं, मंत्री कामकाज कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल यहाँ ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग ली, रघु शर्मा समीक्षा कर रहे हैं, बाकी दूसरे मंत्री अपना कामकाज कर रहे हैं। अभी देख रहा था कंवर मुदलाल आंजना निपटा रहे हैं फाइल। तो ये संदेश देने की कोशिश है भाजपा जो लगातार कह रही है कि साहब सरकार का कामकाज ठप पड़ा हुआ है, तो ये बताने की कोशिश है कि कोई ठप नहीं पड़ा हुआ है, कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर से इसके पीछे ये मैसेज देने का प्रयास जरूर है, चाहे कैबिनेट की बैठक हो, चाहे बाकी मंत्रियों के कामकाज निपटाने की तस्वीरें सामने आ रही हों। ये साबित करने का प्रयास है कि अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं, क्योंकि जो राजनीतिक संकट सामने आया था, जो संकट का दौर चल रहा था, उसको एक तरह से उससे ध्यान हटाने के लिए अब जो सामान्य प्रशासनिक फैसले लिए जाने हैं, चाहे वो कैबिनेट के स्तर पर हो, चाहे मंत्रियों के स्तर पर हो, चाहे जो लंबित फाइलें निकालने का जो रोजमर्रा का कामकाज हो, वो अब किया जा रहा है ताकि जनता के बीच में ये दिखाया जा सके कि सरकार अब सेफ मोड में है और जो कामकाज है उसकी गति स्मूथ हो चुकी है। इसके पीछे बड़ा मैसेज तो यही है, वरना विधानसभा बुलाने के लिए, सत्र आहूत करने के लिए कैबिनेट बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो सर्कुलेशन के जरिए भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन विचार करने के लिए तो गोवर्धन जरूरत होती है ना कैबिनेट के, अपने लोगों को विश्वास में लेने के लिए, राय मशवरा करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए, जो कि श्याम सुंदर शर्मा आपके पास आ रहा हूं, ये भी हो सकती है कि इस तमाम जो स्पेकुलेशंस का जो ये दौर है, इसको, कयासों को और अपने अपने तरीके से जो दलीलें दी जा रही हैं पब्लिक डोमेन में, उन सब को रोकने का एकमात्र तरीका यह है कि सरकार सत्र बुलाए, फ्लोर टेस्ट हो और सारी बातें वहीं खत्म हो जाएं। श्याम सुंदर शर्मा, इसकी कितनी संभावना देखते हैं? देखिए जेपी शर्मा जी, पहले विधायक दल की बैठक करना, उसके बाद कैबिनेट की बैठक, कैबिनेट देखिए आपने राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कहा है कि कोरोना को लेकर के राज्यसभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने भी देखिएगा बड़ा तरीके से कि कोरोना की स्थिति को लेकर हम समीक्षा कर रहे हैं, कैबिनेट समीक्षा कर रही है। इसके अलावा वित्तीय स्थिति में, क्योंकि देखिए जो बजट में जो हेड्स तय किए थे, जिस पे ज्यादा जाना था, वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। तो मैं हो सकता है कि संशोधित रूप से फाइनेंस बिल के रूप में भी पेश किया जाए, क्योंकि अब बुलाएगा, तो इसलिए विधानसभा का सत्र आवश्यक रूप से बुलाए जाने की जरूरत हो गई है। और मैं मान के चलता हूं कि कैबिनेट ये सिफारिश करेगी, विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से प्रस्ताव गवर्नर को जाएगा और गवर्नर इसकी अनुमति दे देंगे। अब जो जिस बात को लेकर के न्यायालय ने वीआईपी केस मान करके सारी परिस्थितियां सुनवाई की, सबकी, हरीश साल्वे ने वहां कहा है कि हम विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस का जवाब नहीं देंगे, ये कहा कोर्ट के सामने। और कोर्ट, क्योंकि बहुत सारी न्यायाधीशों ने सुना है सब तरह की बात। अब मैं मान के चलता हूँ कि देखिए 2A वाला जो है उसका स्वरूप भी चेंज हो रहा है, उस नोटिस को चैलेंज कर रहे हैं। अगर नोटिस ही अवैधानिक मान लिया जाएगा, जबकि मनु सिंह भी कह रहे थे कि देखिएगा कि ये प्री मैच्योर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से बात कही है कि जो सचिन पायलट ग्रुप का बात कह रहा है कोर्ट में कि देखिएगा तानाशाह और पक्षपातपूर्ण रवैया, ये कहा गया है कि जो स्पीकर है ये दोनों चीजें अपना रहे हैं और अपनाते भी, क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस 2 निलंबित है। तो ऐसी स्थिति में हमको नोटिस क्यों दिया जा रहा है? जब मान रहे हैं कांग्रेस विधायक दल, हमको कांग्रेस मान रही है कि हम कांग्रेस के विधायक हैं, तो फिर ये नोटिस का क्या औचित्य है?
आपके देखिए सरकारी मुख्य सचेतक ने हमारे ऊपर आरोप यह लगाया है कि हम पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल है। पार्टी हमको कांग्रेस का विधायक मान रही है, हम स्वेच्छा से पार्टी छोड़ चुके हैं, बल्कि स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी जब जाएगी, वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्योंकि आज भी कांग्रेस के विधायक मान करके आप, क्योंकि सत्र जब आहुत हो जाता है तो निश्चित रूप से हर विधायक को आना कंपल्सरी होता है विधानसभा के अंदर। जब विधानसभा में आएंगे तो सारी स्थितियां, लेकिन जितने बादल जो दिख रहा नहीं है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, अभी हम सब काल्पनिक तौर पे सब बातें कर रहे हैं। अगर 24 तारीख को सत्र बुलाया जाता है, क्योंकि 24 घंटे का 48 घंटे का जो भी, क्योंकि जैन साहब बता पाएंगे कितने अंतराल में अनुमति वहां से मिलती है, और उसके बाद तत्काल सत्र बुलाने का मतलब है कि आपका सारी चीजें, मैं कह रहा हूँ कि आपके हाईकोर्ट डिसीजन से पहले भी विधानसभा के फ्लोर पर डिसीजन हो जाएगा। पहले चर्चा हुई, फाइनेंस का बिल रखा उन्होंने, और वहां पे क्योंकि उस पर होता है दोनों तरफ से, आप वोटिंग कराएंगे, क्लियर हो जाएगा कितने हैं हमारे पास, 102 ये जो आपने कहा ना श्याम जी, तमाम तरह की काल्पनिक चीजें हैं, उसमें से ये जो काल्पनिक बात है, ये सबसे ज्यादा गौर किए जाने लायक लगती है मुझे। सुरेश जैन साहब, अगर फ्लोर टेस्ट को छोड़ दीजिए, अगर सत्र आहूत किया जाता है और कोई विधेयक, आता हूं श्याम जी आपके पास, और कोई विधेयक लाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्हिप जारी किया जाएगा तो जो बागी कैंप है उनको अपना स्टैंड क्लियर करना ही करना पड़ेगा। या तो उसके पक्ष में मतदान करेंगे, या एब्सेंट रहेंगे, या विपक्ष में मतदान करेंगे। तीनों ही स्थितियों में फ्लोर टेस्ट के बिना ही ये चीज क्लियर हो जाएगी ना कि कौन कहाँ खड़ा है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और आज की परिस्थितियों में सबसे सरल तरीका यही है कि सरकार अगर ये समझती है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, तो उन्हें ये सत्र बुला लेना चाहिए और कार्रवाई कर लेनी चाहिए। यदि नहीं, अगर बिल गिर जाता है तो फाइनेंस बिल के अलावा कोई बिल लाया जाता है और गिर जाता है, व्हिप अगर जारी कर देते हैं तो कोई सा भी बिल हो, बिल के अलावा भी कोई और एक्टिविटीज के लिए भी अगर व्हिप जारी होता है और विधानसभा में उस पर वोटिंग होती है और वो खिलाफ वोट करते हैं, तो उनके खिलाफ दल बदल याचिका जारी की जाएगी। नहीं, सरकार का क्या होगा? बिल गिरने से तो बिल ही तो गिरेगा, सरकार थोड़ी गिरेगी। सरकार तो सिर्फ फाइनेंस बिल पे गिरती है, विश्वास मत और अविश्वास प्रस्ताव पे गिरती है। हाँ, तो फाइनेंस बिल के अलावा कोई दूसरा बिल अगर लाया जाता है इस वक्त, बिल लाया जाए तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। किस तरह से जाएंगी घटनाएं, थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे मान लो कोई एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए और उसकी प्राइमरी स्टेज पर ही, पहले खंड के ऊपर ही सरकार ने कहा हम इस पे वोटिंग कराना चाहते हैं। वोटिंग कराने का दायित्व स्पीकर का है, लेकिन डिमांड कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उन्होंने डिमांड करी और स्पीकर ने उसको स्वीकार कर लिया। प्रथमतया तो हाँ और ना शोरगुल के माध्यम से या आवाज के माध्यम से स्पीकर तय करते हैं, लेकिन सदस्य विरोध कर सकते हैं कि नहीं साहब, वो जब आप कह रहे हैं कि हाँ पक्ष जीता, ना वाले कहते हैं नहीं साहब ना पक्ष जीता है, देन स्पीकर दोबारा वही कॉल करते हैं। तब भी यदि विरोध होता है तो स्पीकर कहते हैं साहब आप अपने हाथ खड़े कर लीजिए, स्वयं खड़े हो जाएं। उस पर भी विरोध होता है तो देन डिवीजन होता है। डिवीजन में क्या होता है कि एक डिवीजन बेल बजाई जाती है 3 मिनट तक, और उसका सारे विधानसभा के कोई ऐसा जगह नहीं है जहां वो डिवीजन बेल की आवाज सुनाई नहीं देती। उसके पीछे उद्देश्य है कि अगर कोई सदस्य अंदर हॉल में नहीं है, कहीं कैंटीन में है, बाथरूम में है, किसी मंत्री के रूम में, किसी ब्रांच विधानसभा के किसी कार्यालय में है, तो दौड़ करके कक्ष में आ जाए। जब वो बेल बंद होती है तो विधानसभा के लॉबीज के और विधानसभा के हाउस के अलावा सभी गेट बंद कर दिए जाते हैं। बाहर से उसमें एक तरीके से ताला लगा दिया जाता है, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे विपक्ष का हो। उसके बाद में स्पीकर की तरफ से डायरेक्शन होते हैं कि इस जो प्रस्ताव स्पीकर ने रखा है उसके पक्ष में जो लोग हैं वो हाँ पक्ष वाली लॉबी में चले जाएं, और जो विपक्ष में है वो नापक्ष वाली लॉबी में चले जाएं। ये तो फिजिकल कराने की बात है, लेकिन अब विधानसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी लागू हो गया है, तो वो अपनी सीट के ऊपर बैठ करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर सकते हैं। उसमें पता चलता है एक एक आदमी का कि किसने कहाँ वोट डाला है। में क्या है कि आपके पास 3 स्विच होते हैं। एक के अंदर यह है कि आप इसके पक्ष में हैं तो ग्रीन बटन दबाइए, अगर विपक्ष में तो रेड बटन दबाइए, और यदि आप तटस्थ रहना चाहते हैं तो 3rd वाला बटन दबाइए। उसमें सिस्टम ये कर रखा है कि इस बटन पर, और साथ में एक दूसरा बटन और होता है जो आपको उस वोटिंग में प्रेजेंट बताता है। दोनों बटन आपको एक साथ दबाने होते हैं। इसके अलावा भी कई बार ऐसा लगता है कि किसी ने गलती कर दी या मशीन ने कोई गलती कर दी, तो एक पर्ची पर भी उनसे लिखाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का रिजल्ट तो
हैंड टू हैंड स्पीकर जैसे ही यस करेंगे वो एक खटका दबाते हैं और दोनों तरफ 2 स्क्रीन लगी हुई है, उसके ऊपर आपको वोटिंग दिख जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये व्हिप जारी कर दिया जाता है और खिलाफ वोट करते हैं बागी कैंप के लोग या वो एब्सेंट रहते हैं, दोनों स्थितियों में उनकी सदस्यता जाती है? हाँ बिल्कुल जाती है। यानी जिस खतरे से वो कोर्ट के थ्रू बचना चाहते हैं वो खतरा उनके सामने मुंह बाए खड़ा है अगर विधानसभा का सत्र आहूत होता है तो, और अगर इस तरह का कोई बिल ले आया जाता है या कोई ऐसी चीज होती है जिसमें व्हिप वहां आ जाए, व्हिप की भूमिका आ जाए। श्याम सुंदर शर्मा, ये जो आज मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया, जो विधायक दल की बैठक को उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि कोई भी दल, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो ये नहीं चाहते कि विधानसभा भंग हो, है ना, कोई भी चुनाव में नहीं जाना चाहता। अब जो अभी अभी हमने बात की और मुख्यमंत्री का यह बयान, इन सबको जोड़कर देखें तो क्या मतलब निकलता है श्याम सुंदर शर्मा? देखिए, मैं जेपी शर्मा जी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि विधानसभा का सत्र बुलाने का मतलब है कि आपको विधायक को निश्चित रूप से आना ही पड़ेगा और बहुत सारी चीज तो क्लियर हो जाएगी। विधानसभा के सत्र में अगर आप नहीं आते हैं तो स्वतः हो जाएगा पार्टी के विरोधी हो और वहां पर बाकायदा प्रस्ताव रखा जाएगा और चलते सदन में भी उनके कार्रवाई की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि आपको कुछ करना पड़ेगा। सदन जब चल रहा है तो सारी प्रक्रिया सदन के अंदर भी हो सकती है। अब प्रतिपक्ष चाहे भले कुछ भी कहे, बात देखिए, जो मैं मान के चलता हूँ कि अगर ये इतना भी हो जाए कि अगर पायलट ग्रुप के जो 19 + 3 22 लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, तो इनके 88 हो जाएंगे कांग्रेस के, 2 बीटीपी के हो जाएंगे, 1 सीपीएम का हो जाएगा, आरएलडी का हो जाएगा 10। तो इस हिसाब से 102, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को फिर निर्णय करने का रहेगा, तो इनके पास बहुमत है। इसलिए विधानसभा में फ्लोर पे ही चीजें तय हो जाएगी, बिना उसके आप शक्ति परीक्षण की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फाइनेंस में अब एक संशोधन करके, एक फाइनेंस का संशोधित करके बिल लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी तो आपको सरकार के पक्ष में बोलना पड़ेगा। अगर बोलना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में सामने होंगे तो या तो आप कांग्रेस के पक्ष में हो जाएंगे। ये देखिए, अभी भी कांग्रेस का मानना है कि जो 19 तो निकल गए, ये 17 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग हमारे हैं और कांग्रेस में समर्थन करेंगे। तो अगर फिलौर यहाँ आ जाएंगे विधानसभा में तो उनकी भावना निश्चित रूप से कांग्रेस को जो मां मान के चल रहे हैं वो मां का सुरक्षा देंगे, वहां पर दिखाएंगे कि हम कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में रहेंगे। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ, देखिए, अशोक गहलोत की सरकार अभी गिरती नजर नहीं आ रही। इसलिए भाजपा बहुत उत्सुक नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं बोल रहे। प्रतिपक्ष के नेता भी बहुत तरीके से, अब प्रतिपक्ष को के लोगों को भी आना पड़ेगा। वसुंधरा को सारे लोग तो इतने, अगर प्रतिपक्ष के लोग कम आते हैं तो उनकी भी अंतरकलह की स्थिति सामने आएगी, कांग्रेस की भी आएगी। दोनों की चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। विधानसभा का सत्र बुलाने का मतलब ये हो जाता है कि दोनों तरफ अगर अंतरकलह तो सामने आएगा, पूरे बीजेपी की आते हैं या नहीं आते, या कांग्रेस की पूरे आते हैं नहीं आते, तो विधानसभा के अंदर निर्णय हो जाएगा। फिर हाईकोर्ट को करना ही नहीं पड़ेगा। ये जो नोटिस दिया और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब रात को डिलीवर करा दिया, सब करा दिया, बहुत सारी चीजें अपना स्वतः ही क्लियर हो जाएगी। और जिस तरह की बातें जो चल रही है कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अगर एके साहब, सरकार यहाँ फ्लोर टेस्ट के लिए जाती है और हाईकोर्ट का फैसला एडवर्स आ जाता है बागी कैंप के, तो क्या उनको सुप्रीम कोर्ट मूव करने की आप संभावना देखते हैं और उनको वहां से राहत क्या मिलेगी जब यहाँ फैसला सदन में होना होगा? तो देखिए, अगर फ्लोर टेस्ट में व्हिप का वायलेशन वो कर देते हैं, हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में ये पुराना जितना भी झगड़ा है ये व्यर्थ हो जाएगा। हाँ। और उनको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एकदम नया ग्राउंड बन जाएगा कि वो पार्टी के डायरेक्शन के विपरीत उन्होंने वोट किया है या वोट नहीं किया या वोट से एब्सेंट रहे या वोट नहीं किया, दोनों एक ही बात है कुल मिलाकर। और वो एक ऐसा ग्राउंड हो जाएगा जिससे सदस्यता बचाने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो ये सारा जो झगड़ा है कि उन्होंने स्वेच्छा से पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, ये अपना आप एक फुल स्टॉप लग जाएगा। और मुझे लग रहा है सुरेश जैन साहब सही कह रहे हैं कि ये कोई ऐसा बिल लेके आना चाह रही है सरकार जिस पर डिवीजन ऑफ वोट कराए और वो फाइनेंस बिल भी नहीं हो और वो विश्वास मत भी नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति में उसके सफल या असफल होने से इमीडिएटली सरकार गिरने का खतरा भी 4 दिन पहले इसी बहस में मैं और जैन साहब इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप अपनी बात पूरी करिए जैन साहब। एक जैन साहब, तो ऐसा लग रहा है कि कोई यही व्यवस्था अभी जो कैबिनेट की बैठक हो रही है शायद वो इसीलिए की जा रही है कि इस कोर्ट के इस झमेले से, क्योंकि
कहीं न कहीं यहाँ भी कांग्रेस को एक खतरा है कि उन्होंने जो ड्यूल स्टैंडर्ड लिया है, एक जगह मेंबर मनाए, एक जगह मेंबर नहीं मारा है, रात को नोटिस सर्व करवा दिए, 3 दिन का टाइम दिया, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में शंका है कि यहाँ से नहीं तो क्या पता सुप्रीम कोर्ट से ये किसी तरह का एक मोरल विक्ट्री लेकर आ जाए। अपने पक्ष में ऑर्डर ले लिया तो उससे क्या है, उनके ग्रुप को लीगल के साथ साथ एक मोरल विक्ट्री और मिल जाती है। और ये रोज रोज की मेरे ख्याल से बाड़ेबंदी को भी एक समाप्त होने का समय आगे आए कि कब तक हमारे विधायक कुछ यहाँ और कुछ वहाँ बंद रहेंगे। और ये मोरल विक्ट्री जो आपने कहा, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इससे जो मैसेज जाएगा, जो परसेप्शन डेवलप होगा, वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो क्या ये भी हो सकता है सुरेश जैन साहब कि जो पेंडिंग याचिकाएं हैं, जो ग्राउंड बनाया गया कि 4-4, 5-5 महीने से पेंडिंग है, उनको तो नहीं सुना और रातों रात नोटिस दे दिए हम लोगों को, इस तरह के मामलों में आगे थोड़ी ज्यादा एहतियात बरती जाए। हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन जो बेसिक बात मैंने कही ना कि जिस भी न्यायालय के समक्ष कोई याचिका प्रस्तुत होती है, जैसा आपने कहा, प्रेमा फेसी देखा जाता है कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है। होना ये चाहिए था कि वो जो दिलावर जी ने याचिका पेश की, यदि उस पर सरकार को कुछ या स्पीकर को कुछ नहीं करना था तो वो उस पर एक लाइन लिख के भेज देते कि प्रेमा फेसी मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दल बदल का मामला बनता है, क्योंकि पूरा के पूरे दल का ही उस कांग्रेस में समावेश हुआ है। प्रेमा फेसी वो दल बदल की याचिका बनती ही नहीं है, वो उसको रिजेक्ट कर सकते थे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो जो सदस्य बसपा से कांग्रेस में सारे के सारे मिले हैं, उन पर भी कुछ अदृश्य तलवार लटकी रहे, शायद इसलिए उसको पेंडिंग कर दिया हो। एक बात और कहना चाहता हूं मैं कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं डर है कि जो बहुमत उनको दिख रहा है, 102 है, 103 है, 109 है, जितने भी वो बताते हैं, उनको लग रहा है कि ज्यादा आसान रास्ता यह है कि इन 19 में से जितने भी लोग दल बदल याचिका के थ्रू कम हो जाएं, तो हमारा बहुमत और बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए, मैजिक फिगर बदल जाए। ताकि इसीलिए शायद उन्होंने ये चाहा है कि ये हाउस में फ्लोर पर डिसीजन से पहले ही डिसीजन हो जाए, वरना ये रास्ता तो पहले दिन से मौजूद है। विधानसभा का सत्र बुलाएं और कोई भी ऐसा बिल ले आए जिसके गिरने पर सरकार गिरने का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं हो, क्योंकि सिर्फ वित्तीय विधेयक और विश्वास मत या अविश्वास प्रस्ताव, 3 ही ऐसे प्रस्ताव हैं जिनके गिरने पर सरकार को जाना ही होता है। इसके अलावा किसी भी स्टेज पर विधानसभा में उनके पक्ष में डिसीजन हो, खिलाफ में डिसीजन हो, सरकार जाने का खतरा नहीं है, वो रिस्क उठाया जा सकता था। एक बार ट्राई हो जाती। लेकिन उसमें जैन साहब और श्याम सुंदर जी, आपसे ये जवाब चाहूंगा मैं। जैसे जैन साहब ने कहा ना, मोरल विक्ट्री, अगर विधेयक लाया जाता या लाया जाए और गिर जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, जहां तक परसेप्शन का सवाल है। देखिए जेपी शर्मा जी, विधानसभा में यदि कोई केस न्यायालय में विचाराधीन होता है तो उस पर चर्चा नहीं होती। तो जो आज स्थिति है, जो 10th शेड्यूल के साथ नोटिस दिया है, उस पर चर्चा कर नहीं सकेंगे कोई विधायक। इसके अलावा जो दल बदल वाली बात है, वो जो बीएसपी वाले, देखिए विधानसभा अध्यक्ष के निर्णय और कार्रवाई पे कोई चर्चा नहीं करने का अधिकार किसी को होता है बाबू। तो ये मान के चलिएगा बहुत सारी चीजें तो क्लियर हो जाएगी अपने आप की। और विधानसभा का सत्र निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत को संजीवनी का समय हो गया काम करेगा। हाँ, संजीवनी जो मिलेगी वो विधानसभा वही मिलेगी। और क्लियर बहुत सारी स्थिति है कि आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अगर आते हैं तो भी ठीक है, और नहीं आते हैं तो स्वतः ही पहले से ही हो जाएगा कि आप कांग्रेस के साथ नहीं है, इसलिए आप, क्योंकि वहां पे स्पष्ट है कि हमारे सदस्य नहीं है, उस पर कार्रवाई करने का अधिकार विधायक दल को भी होता है। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे साथ जो स्टूडियो मेहमान हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ,